नमस्कार साथियों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए हिंदी सीरीज के अंतर्गत शब्द भेद लेके आए हुए हैं। आगे जो हमारा ये शब्द भेद हैं आगे और चलते रहेंगे। इसके 2 पार्ट्स आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल में। और आप जो हमारे वीडियो हैं, जो श्रृंखला है, वो उन वीडियो के माध्यम से आपकी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, उन परीक्षाओं में ये हमारी वीडियो आपकी ज़रूर से मददगार साबित होगी। तो आप अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और उनको समझते हुए आप चैप्टर को पढ़िए। साथ में आप अपना प्रैक्टिस सेट, आपके पास ज़रूर से कोई किताब होनी चाहिए। उस किताब के आधार पर आप अपनी प्रैक्टिस भी साथ साथ में करते हुए चलिएगा। तो बढ़ते हैं, आज का जो हमारा मुख्य बिंदु रहेगा वो शब्द भेद। देखो, शब्द भेद के आधार पर यहाँ पर जो शब्दों को कई भागों में बांटा गया है, तो हम देखेंगे। अभी हमने यहाँ पर 2 ले रखे हैं, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के यहाँ पर 3 भेद। एक हमें पढ़ेंगे रूढ़, जिसमें हम यौगिक और यौगरूढ़ को पढ़ेंगे, और दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के भेद। आगे और हमारी जो दूसरी इसका जो पार्ट आएगा उसमें हम अन्य शब्दों के भेद देखेंगे, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर से देखिएगा। चलो बढ़ते हैं। देखो, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, हमने संधि पढ़ ली है अभी तक। तो संधि में अगर मैं आपसे पूछूं तो इस व्युत्पत्ति में आपको कौन सी संधि दिख रही है, तो आपका सही से उत्तर होगा जो स्वर संधि के आपने 5 भेद पढ़े थे ना, उसमें आपने यण संधि देखी थी, जिसमें आपको ये बताया था ना कि जहाँ पर आपको आधा वर्ण के बाद य व र दिखे तो आपकी यण संधि होती है। देखो, ये पहचानने के तरीके आपको बताए थे। तो आधा व है और फिर य है, तो वी धन उत्पत्ति हो जाएगा और यण संधि का उदाहरण है अभी। तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखो, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगरूढ़। इनको समझते हैं एक एक करके, इनको समझते हैं। देखो, ध्यान से समझना कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के 2 सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। देखो, ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा? जिन शब्दों के 2 सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। 2 सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। ये प्रश्न सीधा पूछे जाते हैं कि रूढ़ किसे कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन में होगा। तो या फिर जिन शब्दों के 2 सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, ऑप्शन में दे देंगे रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़ या फिर एक अन्य, इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन दे देंगे। तो अब आपको समझना है कि आप रूढ़ शब्द किसे कहोगे? जिन शब्दों के 2 सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। देखो, उदाहरण देखना कि उदाहरण जैसे चावल, दिन, घर, घोड़ा, मुंह, ये रूढ़ शब्द हैं। अब आप कहोगे कि क्या परिभाषा क्या थी कि 2 सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको दिन का एक उदाहरण यहाँ पर को तोड़ के बताता हूँ। जैसे मैंने एक दी लिखा और दूसरा नौ लिख दिया, अलग अलग लिख दिया इनको। तो दी और नौ का कोई सार्थक खंड नहीं है, ये निरर्थक खंड है। ये कैसे खंड है? ये निरर्थक खंड है, कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। जैसे घोड़ा को अगर मैं 2 भागों में तोड़ दूं, ठीक है, घो, ठीक है, यहाँ पर घोड़ा ऐसे लिख दूं इसको अलग अलग, तो देखो घो कोई निरर्थक है, ठीक है, निरर्थक खंड है। अड़ा कोई निरर्थक खंड है। यानी कि ये कह रहा है कि जिन शब्दों के 2 सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। बहुत ही आसान है रूढ़ शब्द, आप उसको तोड़ के देख लो। अगर आपको लग रहा है कि तोड़ के कोई अर्थ निकल रहा है उन शब्दों का, तो ठीक है, वो फिर आपका रूढ़ शब्द नहीं होगा। और उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो आपका उत्तर क्या होगा? वो रूढ़ शब्द होंगे, जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा होगा, वो निरर्थक होंगे जी। ध्यान से आप जब भी उदाहरण आएगा तो इस चीज़ को करके देखिए, तोड़ के देख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? ध्यान से समझिएगा, यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द का अर्थ होता है योग। अब योग का मतलब जुड़ना। योग का मतलब क्या होता है? योग। योग का मतलब जुड़ना। जैसे युज धातु से योग बना हुआ है ना, हमने अभी योग दिवस के उपलक्ष्य पर ये चीज़ें सीखी होंगी आपने भी। तो देखो, यौगिक शब्द का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? योग होता है। योग अर्थात जुड़ना, अर्थात जुड़ना। देखो क्या कह रहा है कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक का मतलब ही है योग, जुड़ना। जुड़ना कैसे? 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से जुड़ रहे हैं जी। अब अगर मैं इसे कहूँ कि जैसे ऊपर था, रूढ़ शब्द में 2 सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, लेकिन यहाँ पर 2 सार्थक खंड होते हैं। यहाँ पर 2 सार्थक खंड होते हैं और उन्हीं 2 सार्थक खंड के आधार पर आपका जो मूल शब्द बनता है ना, वो उस पर निर्भर है। 2 सार्थक खंड के आधार पर ही आपका मूल शब्द बनता है। मूल शब्द जो है वो सार्थक खंडों पर, 2 सार्थक खंडों पर निर्भर रहता है। अब इसको ऐसे समझिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है कि 2 सार्थक खंड होते हैं, 2 सार्थक खंड होते हैं। तो जो मूल शब्द होगा वो उन 2 सार्थक खंडों पर ही आश्रित होगा, केवल एक पर नहीं, वो दोनों पर ही आश्रित होगा। आगे बता रहा हूँ, देखो समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर देखो, मैंने लिखा प्रतिदिन, देखो मैं ये 2 सार्थक खंडों को भी आपको बता रहा हूँ कि
ये दो सार्थक खंड होते हैं और जो मूल शब्द होता है वो दोनों पर ही आश्रित होता है। तो देखो सार्थक खंड आपका देखेंगे प्रतिदिन, प्रतिदिन जो हुआ, प्रतिदिन पूरा मूल शब्द हुआ। इस प्रतिदिन को अगर हम तोड़ें, प्रति और दिन, प्रति और दिन, इन दोनों पर ही निर्भर है पूरा प्रतिदिन। अगर केवल प्रति लें तो पूरा काम नहीं चलेगा, केवल दिन लें तब भी हमारा काम चलेगा। इन दोनों ही सार्थक खंडों पर हमारा मूल शब्द क्या है, वो निर्भर है। इन दोनों ही जो हमारे खंड हैं, इन पर हमारा मूल शब्द जो है वो आश्रित है, यानी कि इसके दो सार्थक खंड किए जा सकते हैं। ऊपर रूढ़ शब्द में दो सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। ये ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि जो प्रतिदिन है वो मूल शब्द है, ये मूल शब्द अपने इन जो खंडों में है आश्रित है, दोनों ही खंडों में आश्रित है। ये यौगिक की परिभाषा होती है। और यौगिक का मतलब ही होता है जुड़ना। यौगिक का मतलब क्या होता है, जुड़ना। अब देखो, अब ध्यान से समझिएगा, एक और यहाँ पर नई बात सीखने को मिलती है कि यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। वो कौन कौन से? देखो, उपसर्गों से, प्रत्यय से, समास से। हम उपसर्ग पढ़ चुके हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। किसी शब्द के प्रारंभ में जो शब्दांश जोड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग, उप का मतलब समीप, आगे से जुड़ रहे। प्रत्यय का मतलब साथ। अब मैंने कहा ना, पीछे से साथ चलने वाला। जब आप प्रत्यय का हमारा चैप्टर एक बार जरूर से देखिएगा तो प्रत्यय का मतलब साथ चलने वाला, यानी पीछे से साथ चलने वाला। यानी प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। और समास क्या होता है? समास की परिभाषा भी आपको बताई थी। दो शब्दों से, दो या दो से अधिक शब्दों से जो बनता है शब्द, उसे हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से समास बनता है। ये ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से यहाँ पर समास बना है। अब देखो कि ये मैंने बात की, यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। उपसर्ग से, जो पहले जुड़े होंगे, प्रत्यय जो बाद में जुड़े होंगे, और समास दो शब्दों से या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। ध्यान से देखिए, उदाहरण में समझा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पर अत्यंत है। इस अत्यंत जो है यौगिक शब्द है। कैसे? देखो, अगर हम अत्यंत को तोड़े ना, अति धन अंत, जो अति जो लगा है इसमें क्या उपसर्ग है। तो हमारी परिभाषा होगी ना कि आपके यौगिक शब्द उपसर्गों से बने होते हैं। तो इसमें अति उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। ऐसे अगर हम देखें तो प्रत्ययों से बने हुए शब्द, देखो लेनदार, तो लेनदार, जो दार है ये प्रत्यय है, दार जो है प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। तो देखो, ये है प्रतिदिन। अब समास वाली बात करते हैं। प्रतिदिन, प्रति और दिन दो शब्द हैं। प्रति और दिन, प्रति भी शब्द है और दिन भी शब्द है। तो समास की परिभाषा थी ना, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर समास बनता है। तो हमने कहा यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्गों से, प्रत्यय से, समास से। उपसर्ग अति, दार प्रत्यय, और प्रति और जो दिन है, ये 2 शब्द हैं अलग अलग। तो हमारा जो यौगिक शब्द है ऐसे बनता है। यानी यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलकर बनता है और इसके 2 सार्थक खंड होते हैं और मूल शब्द उन 2 सार्थक खंडों पर निर्भर रहता है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इस चीज़ को आप नोट करिएगा। रूढ़ जिनके 2 सार्थक खंड नहीं करे जा सकते हैं, यौगिक जिनके 2 सार्थक खंड होते हैं, और मूल शब्द सार्थक खंड पर निर्भर रहता है जी। यौगिक का मतलब ही है जुड़ना। योग मतलब जुड़ना। ध्यान से देखिएगा। अब बढ़ते हैं एक और अगला जो हमारा तीसरा है, हम रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद देख रहे हैं। तो हमने रूढ़ शब्द समझ लिया, यौगिक शब्द समझ लिया। अब योग रूढ़ के बारे में जानते हैं। योग रूढ़ क्या होते हैं? ध्यान से समझिएगा। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनके 2 सार्थक खंड होते हैं। बिल्कुल ये सेकंड वाली परिभाषा के आधार पर चल रही है। वे शब्द जिनके 2 सार्थक खंड होते हैं, परंतु ध्यान से सुनना कि मूल शब्द का अर्थ दोनों खंड से परे होता है। अब दो खंड है ना, मूल शब्द का जो अर्थ है वो दोनों खंडों से परे होता है, दोनों खंडों से परे होता है। कैसे? आगे देखिए। यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि एक तीसरा ही अर्थ निकलेगा। जब हम उन 2 खंडों को जोड़ेंगे ना, उससे एक तीसरा ही अर्थ निकलेगा। देखो निकाल के देखते हैं, हम भी एक तीसरा अर्थ निकाल के देखते हैं। और एक चीज़ याद रखना, बहुव्रीहि के सभी शब्द योग रूढ़ होते हैं। बहुव्रीहि के सभी उदाहरण जो होते हैं वो योग रूढ़ होते हैं। आपने समास वाला चैप्टर देखा होगा, तो समास में हमने बहुव्रीहि समास देखा होगा। उस बहुव्रीहि समास में हमने कहा था कि एक तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद प्रधान होता है। हमने समास में बात कही थी ना, जिसमें एक बताया था कि प्रथम पद, पूर्व पद और एक उत्तर पद होता है। एक प्रथम पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है। तो वहाँ पर विशेषताएं बताई थी अलग अलग। वैसे बहुप्रिय में विशेषता बताई थी कि बहुप्रिय का एक तीसरा पद जो है वो प्रधान होता है, वो तीसरा पद प्रधान होता है। अब इसको ध्यान रखिएगा। इसमें हमने कहा कि बहुप्रिय के सभी शब्द योग रूढ़ के उदाहरण होते हैं। अब देखो
जैसे लंबा धन उदर, देखो दो सार्थक खंड हैं, दो सार्थक खंड है और लंबा धन उदर लंबोदर होता है, लेकिन अर्थ किसको निकला, गणेश जी को निकला, गणेश भगवान जी को जो है वो लंबोदर का अर्थ निकला, यानी तीसरा अर्थ निकला जोड़ने के बाद। ऐसे ही दशानन, 10 हैं आनंद जिसके 10 स्वर वाले, कौन है, वो रावण की बात हो रही है। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, वो कौन है, वो भगवान शिव हैं, तो भगवान शिव यानी तीसरे का अर्थ यहाँ पर निकल रहा है। यहाँ पर तीसरे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई तीसरे का अर्थ है, प्रतिदिन कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तीसरा लेनदार कोई अर्थ नहीं निकल रहा, अतिधन अंत्य कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो यौगिक में अर्थ नहीं निकलता, लेकिन आपका किसमें, यौगरूल में एक तीसरा अर्थ निकलता है, बहुब्रीहि में एक तीसरा अर्थ निकलता है। तो आप इसको ऐसे समझिएगा, बहुत आसान है। रूढ़ दिन के 2 सार्थक खंड नहीं करे जा सकते हैं, यौगिक 2 सार्थक खंडों से मिलकर बनता है, और यौगरूढ़ जो किसी तीसरे को ही इंडिकेट करता है, तीसरा अर्थ निकलता है उसमें। तो आपने ये समझे होंगे रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। आगे बढ़ते हैं, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं। पहले से इनको देखते थे कि जो स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद भी हमें कई देखने को मिलते हैं, कई किताबों में देखने को मिलते हैं। तो आधुनिक जो भी अब किताबें आ रही हैं उनमें अब जो है वो संकर शब्दों को जोड़ दिया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। अब बढ़ते हैं, इनको देखो कौन कौन से देखो होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, ये स्रोत या इतिहास के आधार पर हमने शब्दों के भेद, अपने शब्दों के भेद को जानते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। इन चीज़ों को आप भी देखिएगा किताब में और आप भी प्रैक्टिस करिएगा साथ साथ में, तो ये चीज़ें आपकी स्थायी होते हुए चली जाएंगी। हम भी बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो हमने तत्सम शब्द, अब समझेंगे तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत् धन सम से बना है। अगर आप ने हमारा संधि वाला चैप्टर अच्छे से देख लिया होगा, उसका आपने प्रैक्टिस जरूर से करा, अगर प्रैक्टिस करा होगा तो आपको ये जरूर, आप इस देखते ही बता दोगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो तत्सम, तत् धन सम, ये जो मैंने आपको बताया हलंत वाला जो निशान था, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो तत्सम, तत् और सम से बना है। तत् का मतलब उसके समान, तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान, तत् का मतलब उसके समान। किसके समान जी, अब उत्तर देखो आ रहा है हमारे पास। तत्सम का अर्थ क्या होता है, तत् धन सम से बना है। तत् का मतलब उसके और सम का मतलब समान। किसके समान, देखो उत्तर आ रहा है, वे शब्द जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में सम्मिलित कर लिए गए। वे शब्द, देखो ध्यान से समझिएगा इसकी परिभाषा को। वे शब्द जो संस्कृत से, ये तत्व मतलब उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान। वे शब्द जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में सम्मिलित कर लिए गए, उन्हें तत्सम कहते हैं। जो संस्कृत से ले लिए गए, जैसे वहाँ थे वैसे उनको हमने यहाँ ले लिया है, वो हमारे तत्सम कहलाते हैं। देखो उदाहरण देखना ध्यान से। देखो उदाहरण हमने क्या, अग्नि, उष्ट्र, अश्रु, आदित्यवार। अग्नि, उष्ट्र, अश्रु, आदित्यवार, ये उदाहरण तत्सम के, यानी कि वे शब्द जो संस्कृत में जैसे थे उनको वैसे ही हमने हिंदी में ले लिया, वो तत्सम कहलाते हैं। आगे देखना अगला, तद्भव शब्द। तद्भव, तत् धन भव। अब तत् का मतलब, देखो तत् धन भव से आपका तद्भव बना है। ये संधि वाले जो नियम हमने आपको बताया था व्यंजन संधि, उसमें है तत् धन भव। अब देखो तद्भव क्या होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत के मूल रूप से परिवर्तित होकर हिंदी में आए, संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आए। तत्सम तो जैसे संस्कृत में तो वैसे ले लिया, लेकिन तद्भव क्या हो रहे हैं, वे शब्द जो संस्कृत के मूल रूप से परिवर्तित हो गए हैं और हिंदी में आए हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। अब देखो बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करा है मैंने इसमें। देखो हम तद्भव में आग पढ़ते हैं, इधर तत्सम में अग्नि पढ़ा था। हम तद्भव में ऊंट पढ़ते हैं, उधर तत्सम में उष्ट्र पढ़ा था। तद्भव में आंसू पढ़ते हैं, तत्सम में अश्रु पढ़ा था उसी चीज़ को। इतवार पढ़ते हैं तद्भव में, और उसी शब्द को तत्सम में आदित्यवार। ये संस्कृत के शब्द हैं और इस संस्कृत से परिवर्तित होकर आ रखे हैं तद्भव। आग, ऊंट, आशु, इतवार। देखो दिमाग मिला लीजिएगा, तत्सम अग्नि है तो तद्भव आग है, तत्सम उष्ट्र है तो तद्भव ऊंट है, तत्सम अश्रु है तो तद्भव आंसू है, तत्सम आदित्यवार है तो आपका तद्भव इतवार है। तो ये परिवर्तित हो गए। तत्सम शब्द संस्कृत में जैसे थे वैसे ले लिए हैं। तद्भव शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं वो तद्भव कहलाते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ शब्द ले रखे हैं, कई शब्द हैं आपकी किताब में, उन जो आपको लगता है कि हाँ ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं या फिर ये मुझे अभी तक नहीं आता था, तो आप उनके ज़रूर से रिपीटिशन जरूर करिएगा और अपनी कॉपी में उनको नोट करिएगा भी, तब जाके जो है आपके कन्फर्म हो जाएंगे, कभी भी आप फिर गलत नहीं कर पाओगे। तो बढ़ते हैं आगे। देखो मैंने कुछ ही शब्द ले रखे हैं, बहुत ज़्यादा शब्द लेंगे तो फिर हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है। तो देखो तत्सम शब्द
शब्द मैंने लिखा है और तद्भव, तत्सम और तद्भव दोनों साथ साथ लिखे हैं। देखो तत्सम, तत्सम कदली है तो तद्भव उसका केला है। कच्छप है तत्सम तो कछुआ उसको तद्भव में कहा गया है। गोधूम, गोधूम तो तद्भव क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। तत्सम कंदूक है तो तद्भव गेंद हो जाएगी जी, गेंद हो जाएगी। आगे देखिए, तत्सम चित्रकार है तो तद्भव में चित्रकार को चितेरा उसका परिवर्तित रूप हो गया। दीपक तत्सम है तो दिया उसका तद्भव हो गया। ऐसे दुख, दुख में देखो यहाँ पर विसर्ग है, ठीक है, और दुहदन ख, वैसे ही तद्भव दुख हो गया। ऐसे ही नारिकेल तत्सम रूप है तो नारियल उसका तद्भव रूप है। आशा करता हूँ कि आपको ये तत्सम और तद्भव आ रहे होंगे। आपको यही सुझाव दूंगा कि आपके पास किताब होगी, उस किताब में से तत्सम और तद्भव शब्दों को जरूर से नोट करिएगा, अपनी कॉपी में लिखेगा, जो जो आपको महत्वपूर्ण लगते हैं उन सबको लिखेगा। हम आगे और अपनी जो हमारी जो श्रृंखलाएँ चलेंगी, जो प्रश्न उत्तरी श्रृंखलाएँ चलेंगी, उसमें कोशिश करेंगे कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको समावेशित करके आप लोगों के लिए लेके आएंगे। हमारी वेबसाइट में भी हम अपलोड करते रहते हैं इन शब्दों को, साथ में अपने टेलीग्राम चैनल और साथ में अपने फेसबुक पेज कहीं ना कहीं जो है हम इनको आपके अपलोड करते रहते हैं। तो आप वहाँ से भी हमसे जुड़ के इन चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। देखो हमारा एक ही मकसद है कि जो है आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी करें उसमें आप सफल हों, और उस आपकी उस सफलतम सीढ़ी के लिए एक आधार हम भी आपके लिए वीडियो बना के लगातार अपलोड कर रहे हैं। तो आप ज़रूर से देखिएगा और अपना जो आपका लक्ष्य है उनमें इन वीडियो की जो है मदद लीजिएगा, आपका कहीं ना कहीं ये काम ही आएंगे। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर और देशज शब्द की ओर समझते हैं। देशज शब्द क्या होता है? देखो एक मूल शब्द, देखो हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना उसकी प्रत्येक बातें हमें समझ आनी चाहिए। खाली लिख दिया हमने, उसको उतार दिया तो इसका कोई महत्व नहीं है। जब तक एक शब्द का भी आपको, अगर आप एक शब्द लिख रहे हैं ना, उसका भी आपको अर्थ जो है वो पता होना चाहिए, तभी उसका एक सार्थक हम कह सकते हैं कि एक सार्थकता तभी बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं। देखो देशज शब्द, अगर हम देशज को तोड़ें तो देश में जौ प्रत्यय लगा है, देश में जौ प्रत्यय लगा है। हमने प्रत्यय आपको बता दिया है, अगर आपने प्रत्यय देख लिया, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप क्रम वाइज जो है वीडियो को देखते रहेगा। जब भी आप किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हो, मैं ऐसे हिंदी की बात नहीं कर रहा, आप इतिहास पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, तो एक क्रम, उसमें क्रमबद्धता होनी जरूरी है। तो क्रम से ही आप इनको आगे बढ़ते रहे, क्योंकि पीछे वाला जो है आगे फिर वो आते रहते हैं। तो हम बार बार कह रहे हैं कि देशज में देश और देश में जौ प्रत्यय लगा, देश मूल शब्द है तो जौ उसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं। तो देशज शब्द क्या होता है? देश में जन्मा, देश में जन्मा, देशज को देशी भी आप कह सकते हो, देशज को आप देशी भी कह सकते हो। तो देश में जौ प्रत्यय लगा हुआ है तो देश में जन्मा, यानी क्षेत्रीय आधार पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। क्षेत्रीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रीय आधार पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। आप देखो कुछ शब्द देशज, जैसे थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ आदि। देखो थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ जो हैं ये मुख्यतः आपके कौन से शब्द हैं? ये आपके देशज शब्द हैं। ऐसे जो क्षेत्रीय आधार पर बोले जाते हैं वो सब देशज कहलाएंगे। देखो बार बार थैला पूछा जाता है, इसमें से थैला पूछा गया है, लोटा पूछा गया है, तो आप ऐसे करके याद रखना कि भैया पेट गड़बड़ हो गया है, लोटा लेके गए। तो ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो, 2-3 शब्द तो याद कर सकते हो, बाकी आपकी गढ़ से आप कैसे कोई ट्रिक बना के याद करते हो या फिर आप ऐसे याद करते हो। तो ध्यान से देखिएगा, थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ आदि जो हैं ये देशज शब्दों के उदाहरण हैं। अब विदेशज शब्द, या इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं और विदेशी शब्द भी इन्हें कहते हैं। विदेशज या आगत या विदेशी भी कहते हैं। तो अगर हम विदेशज में अब इसमें प्रत्यय ढूंढने को कहें ना तो आप तुरंत ढूंढ लोगे, क्योंकि मैंने आपको देशज में देश धन जौ बता रखा है, तो विदेशज में आप तुरंत बता दोगे कि विदेश में जौ प्रत्यय लगा है, विदेश में जौ प्रत्यय लगा है। तो विदेशी भाषाओं से हिंदी में, विदेशी भाषाओं से हिंदी में सम्मिलित शब्दों को, विदेशी भाषाओं से हिंदी में सम्मिलित शब्दों को विदेशज कहते हैं, विदेशज कहते हैं। देखो इसका उदाहरण देखिएगा। तो जैसे तंबाकू, देखो तंबाकू एक शब्द है, ब्राज़ील का ये शब्द है, मैंने इसमें लिखा भी है, तंबाकू ब्राज़ील का शब्द है। यानी परिभाषा क्या है ना, विदेशी भाषाओं से हिंदी में सम्मिलित हम तंबाकू अक्सर यूज करते हैं। वैसे रेडियो, रेडियो जर्मन शब्द है, रेडियो जर्मन शब्द है। ऐसे किंडरगार्टन एक जर्मन शब्द है, ये बच्चों के जो पढ़ाई का जो एक कॉन्सेप्ट है, किंडरगार्टन के तरीके से हम बच्चों को किस प्रकार से बेहतर पढ़ा सकते हैं, वो किंडरगार्टन एक प्रणाली है। आप जब बीएड कर रहे होंगे या फिर जब आप शिक्षण की विधियां समझ रहे होंगे उसमें किंडरगार्टन आप एक टर्म्स वहाँ देखेंगे। तो जर्मन शब्द है, ये
जर्मन शब्द है जी किंडरगार्टन। जैसे तंबाकू ब्राज़ील, रेडियो जर्मन, किंडरगार्टन जर्मन, ऐसे कई शब्द हैं, हमने कुछ ही उदाहरण आपको बताने के लिए लिखे हैं। तो विदेशज शब्द क्या होते हैं कि विदेशज शब्द आपके हिंदी में सम्मिलित, विदेशी भाषाओं से हिंदी में सम्मिलित शब्दों को विदेशज कहते हैं जी। ध्यान से समझिएगा, नोट करते हुए चलेगा और अन्य भी साथ में लिखते चलेगा। देखो अब मैंने कुछ विदेशज शब्दों के यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं, अक्सर पूछे जाते हैं ये, उसके अलावा भी और भी पूछे जाने की संभावना है, बिल्कुल संभावना है। देखो अरबी शब्द मैंने कुछ ही ले रखे हैं, लेकिन बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, फारसी, तुर्की, पश्तो, पुर्तगाली, फ्रेंच, चीनी, तो मैंने तो सेलेक्टेड ले रखे हैं क्योंकि वीडियो में बहुत सभी लिख देना इतना संभव नहीं हो पाता। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आप अपनी किताब खोलिए और साथ में जिस समय विदेशी शब्द लिख रहे हैं तो कम से कम लिख लीजिएगा इतने की जो आपको लगता है कि हाँ ये पूछे जा सकते हैं, तो उनको नोट करते हुए चलेगा, इस प्रकार से बनाते हुए नोट्स। देखो अरबी, अब कुछ अरबी के शब्द ऐसे आ जाता है ना कि इनमें से अरबी शब्द कौन सा है, तो उसको छांटिए। देखो जैसे अरबी में अदालत, अदालत, ठीक है, किताब, तकदीर, तारीख, मुश्किल, मौसम, ये शब्द हैं। अदालत, किताब, तकदीर, तारीख, मुश्किल, मौसम, ये अरबी में दो चीज़ें आपको मैं याद दिला दूँ। जैसे तकदीर, तकदीर में अदालत लिखी थी, तारीख लग गई, ठीक है, बड़ी मुश्किल से बचे, ऐसे करके याद करना। देखो तकदीर, तकदीर में अदालत लिखी थी, तारीख बड़ी मुश्किल से बचे, इस प्रकार से लिखना। तो मौसम भी जो है अरबी शब्द है। तो अदालत, किताब, तकदीर, तारीख, मुश्किल, मौसम, बार बार रिपीट करेगा तभी याद होगा। आगे देखो फारसी शब्द क्या है। फारसी शब्द में आवाज़, ठीक है, उस्ताद, कुश्ती, गुलाब, जादू, बारिश। एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा, एक चीज़ बता रहा हूँ। देखो मौसम बना अरबी में और बारिश हुई फारसी में। ध्यान से देखिएगा, अरबी में बना मौसम और फारसी में बारिश हुई। मौसम बन गया इधर और बारिश हो गई फारसी में। आगे बढ़ेंगे, देखो तुर्की शब्द, अब कुछ तुर्की शब्द देखेंगे अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे उर्दू भी एक तुर्की शब्द है, उर्दू, कैंची, चाकू, तमंचा, तोप, बारूद, लाश। अब देखो एक चीज़ कॉमन है, बार बार इसमें कैंची और लाश पूछा जाता है कि ये कौन से शब्द हैं, तो ये तुर्की शब्द हैं। देखो ध्यान से एक ट्रिक, मतलब आपको बताने की कोशिश करता हूँ, हो सके अगर आपके काम आए तो आप भी ऐसे याद करिएगा। देखो ऐसा लग रहा है ना, एक क्रम देखिए, देखो कैंची, चाकू भी उनके पास है, तमंचा भी उनके पास है, तोप भी उनके पास है, बारूद भी उनके पास है, तो उन्होंने लाशों की ढेर लगा दी। कैंची उनके पास है, चाकू उनके पास है, तमंचा उनके पास है, तोप उनके पास है, बारूद उनके पास है, तो लाशों के ढेर लग गए जी। इस प्रकार से भी एक क्रम बना के आप याद करते हुए चलेगा तो आपको ये याद करने में आसानी होगी। अब देखो पश्तो शब्द, पश्तो में गुंडा, खर्राटा, पठान, मटर गश्ती, अटकल, ऐसे करके याद करेगा कि गुंडा जो है वो मटर गश्ती करता है, गुंडा जो है मटर गश्ती करता है, इस प्रकार से याद करेगा, बाद में खर्राटा मारता है, ठीक है। तो ये पश्तो शब्द हैं, कोई क्रम आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा और याद करेगा। अब पुर्तगाली शब्द देखते हैं। अब पुर्तगाली शब्द जैसे आपका इस्पात हो गया, कमीज, चाबी, तौलिया, बाल्टी। इस्पात, कमीज, चाबी, तौलिया, बाल्टी, इसको याद करके रखेगा कि एक कोई व्यक्ति है, कोई पुर्तगाली व्यक्ति है, उसने अपनी कमीज और तौलिया को बाल्टी में भिगो दिया है, कपड़े धो रहा होगा तो कमीज और तौलिया को बाल्टी में जो है डुबो दिया है, ऐसे करके याद करना है पुर्तगाली शब्द। आगे देखेंगे फ्रेंच शब्द। फ्रेंच शब्द क्या है, देखो ऑमलेट, कारतूस, कर्फ्यू, बिगुल। अब देखो फ्रेंच में क्या हो गया, फ्रेंच में क्या हो गया कि कारतूस किसी के पास पकड़े गए हैं और कारतूस जैसे पकड़े तो कर्फ्यू लग गया। कर्फ्यू लग जाता है अक्सर जब कोई विवाद वगैरह हो जाता है तो कर्फ्यू लग जाता है, तो और बिगुल बच गया वहाँ इनको पकड़ने का। तो इस प्रकार से याद करना कि ऑमलेट, कारतूस, कर्फ्यू, बिगुल जो है वो फ्रेंच शब्द हैं। चीनी शब्द, चीनी शब्द बहुत आसान है याद करना, चाय और चीनी, और भी शब्द होंगे आप याद करिएगा, चाय और चीनी। चाय पी रहे हैं, चीनी हमने उसमें डाल रखी है, चाय जो है वो चीनी डाल के हम पी रहे हैं। याद रखिएगा ये शब्द आपके विदेशज शब्द हैं। कई और शब्द होंगे महत्वपूर्ण, आप उनको भी जरूर से लिखिएगा। जो हमारी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला होगी उनमें हम और जो महत्वपूर्ण प्रश्न उनको समावेशित करने का प्रयास करके आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। जल्द से आगे बढ़ेंगे। लास्ट है आज का संकर शब्द। संकर शब्द, देखो संकर शब्द क्या होते हैं, दो भिन्न स्रोतों से, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के, दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को, दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द क्या होता है, वो दो आपके भिन्न स्रोतों से मिलकर बन रहा है जी। देखो यहाँ पर को उदाहरण के तौर पर आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। जैसे छायादार है, इस छायादार को देखो छाया और दार से बना है। छाया इसमें संस्कृत का शब्द है और दार जो है फारसी का शब्द है। देखो परिभाषा क्या कही कि दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है, दो भिन्न स्रोतों से। ऐसे देखो रेलगाड़ी,
रेलगाड़ी रेल और गाड़ी से मिलकर बना है। रेल यानी अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी आपका हिंदी का शब्द है। रेल आपका अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी आपका हिंदी का शब्द है। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने दो बातें आज मुख्य तौर से सीखी। एक बात सीखी कि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर आपके शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, आपके यौगिक शब्द और यौगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो सार्थक खंड जिनके नहीं करे जा सकते हैं, यौगिक दो सार्थक खंड करे जा सकते हैं, यौगरूढ़ जिनके दो सार्थक खंड करे जा सकते हैं, लेकिन अर्थ जो है वो कोई तीसरा ही आता है। उसके बाद हमने स्रोत इतिहास के आधार पर शब्दों के 5 भेद पढ़े थे। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में जैसे थे वैसे ही हमने हिंदी में उनका प्रयोग कर रहे हैं। तद्भव शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, ये हमारे तद्भव कहलाए। फिर हमने देशज शब्द की बात करी। देशज शब्द यानी क्षेत्रीय आधार पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। फिर हमने विदेशज शब्दों को समझा। विदेशज का मतलब विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। एक संकर शब्द समझा था। संकर मतलब दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने जरूर से कुछ ना कुछ नई बातें जरूर सीखी होंगी। आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेगा। हमारे जो टेलीग्राम जो चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है और साथ में वेबसाइट में हम अपनी क्विज़ और लगातार अन्य वन लाइनर जो नोट्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, तो ज़रूर से विजिट उनको भी करते रहेगा। आपकी ज़रूर से मदद करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, आपकी हिंदी और साथ में हमारी उत्तराखंड की सीरीज़ भी जल्द शुरू होने वाली हैं। वीडियो बनती जा रही हैं, अपलोड करने में समय लग जाता है, इसलिए हम एक एक करके अपलोड कर रहे हैं, तो बने रहेगा। कुछ ना कुछ ज़रूर आपको नयापन ज़रूर मिलेगा हमारी वीडियो में। आपका इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय भारत, जय उत्तराखंड।